स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो पे। आज हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री नाम सुनते ही क्या होता है, पसीने आने लगते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो इसी का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमें प्रश्न बैंक दिया गया है, हिंदी मीडियम पे दिया गया है। तो हमने उस हिंदी मीडियम को कन्वर्ट किया इंग्लिश मीडियम पे और इन इंग्लिश मीडियम क्वेश्चंस के आंसर भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है सबसे पहले और इजी है, सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे आपके लिए ताकि आपको समस्या ना हो। जो टफ चैप्टर होंगे वो हम लास्ट में आपको देंगे, लेकिन जो इजी चैप्टर होंगे जिनसे अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं और समस्याएं भी कम होंगी आपको, उसको हम पहले देंगे। तो हम आज ले रहे हैं आपके केमिस्ट्री का लास्ट का जो चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से हमारे 6 नंबर का इसका टोटल वेटेज रहेगा हमारे एग्ज़ाम पे। 6 नंबर में क्या क्या देने वाला है, ये MCQs देगा, 1 वर्ड आंसर देगा, साथ में मैच द फॉलोइंग रहेगा और 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे एक। तो टोटल मिला के 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं इससे। और यह बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल है यदि आप इसको समझेंगे तो। सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं MCQs को, ठीक है। तो MCQs में जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं आपके सामने प्रश्न लगा हुआ है, मैं इसका उत्तर आपको बताता जाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं जल्दी से। कहता है हीमोग्लोबिन इज अ, हमारा पहला मल्टीपल है हीमोग्लोबिन इज अ, देन ऑप्शन इज एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए पहली बात तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो ये जान लीजिए कि ये एक प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है और ये क्या करता है यह हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसका उत्तर आपको मिल चुका है जो विकल्प बी है प्रोटीन। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर पहला क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है, प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन भी किस तरह का है तो ये भी याद रखिएगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न में। कहता है डैश डैश इज नॉट फाउंड इन RNA, ऐसा क्या है जो RNA में नहीं पाया जाता है। RNA क्या होता है आपको पता है, RNA आपका एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है जो सेल में पाया जाता है जर्नली, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें जो विकल्प हैं, पहला है थायमीन, दूसरा है यूरेसिल, तीसरा है एडेनिन और चौथा है ग्वानिन। तो अब देखिए RNA में क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस में 4 दिए गए हैं जिसमें से एक नहीं पाया जाता है, वो है आपका ए नंबर। ए नंबर क्या है आपका थायमीन। ये जो थायमीन होता है ये DNA में पाया जाता है, जबकि इसी को रिप्लेस करके यूरेसिल आ जाता है किसमें, RNA में। इस कारण थायमीन हमारे RNA में नहीं पाया जाता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड। आपको मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बताया कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर में, एक सेल से दूसरे सेल की ओर लेके जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी आपको पता है, हम विकल्प देख रहे हैं। तो पहला है मायोग्लोबिन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है हीमोग्लोबिन और चौथा है नन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। इसका नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो इसका, हीमोग्लोबिन आप लिख सकते हैं यदि लिखना है तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ये कैरियर होता है हीमोग्लोबिन। चलिए तो इस तरह से हमारे मल्टीपल चॉइस जो हमारे प्रश्न बैंक थे हमने कवर कर लिए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो होगा 1 वर्ड आंसर का। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा क्या, 1 वर्ड आंसर का, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए और नहीं है तो हम बता देते हैं, क्वाशियोरकर। क्या है, डिसीज़ का नाम है क्वाशियोरकर। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, यदि आप लिखना चाहें तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये था हमारा क्या, मल्टीपल्स MCQs था। ये है आपका 1 वर्ड आंसर, 1 वर्ड, ठीक है। तो इसमें पहला जो आंसर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, ठीक है। किस तरह से आप क्वाशियोरकर बता सकते हैं, एक ऐसी बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है। दूसरा प्रश्न है
विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि यदि हमारे ब्लड में यह प्रोटीन ना पाई जाए तो हमारा जो ब्लड है क्लॉट ना हो। यदि हम कहीं पे भी हमारे शरीर में चोट लग जाए, कट जाए, तो यदि ब्लड बाहर आने लगता है तो कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है। तो यह एक प्रोटीन की वजह से होता है। उस प्रोटीन का नाम हमें बताना है, तो इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, फाइब्रिनोजन। ठीक है, आप लिख सकते हैं फाइब्रिनोजन। ये एक ऐसा ये ब्लड कोगुलेंट प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइब्रिनोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स, दो अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। आपको पता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है ताकि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें, और उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी जो प्रश्न था हमारे इस चैप्टर पे जो हमें दिया गया था वो ख़त्म होता है। इसके बाद तीसरा हमारा जो दिया गया है, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम बहुत ही आसान है, इजी है। इसमें सिर्फ 3 ही हमें दिए गए हैं मैच द कॉलम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी हम बता देते हैं आपको। इसको लिख सकते हैं यदि हम मैच द फॉलोइंग के लिए लिखना चाहें। ठीक है, तो इधर मैं A B C कर देता हूँ, 1 2 3 कर देता हूँ, इससे आप मैच कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको देख पा रहे हैं आप, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे बनता है, हमने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपस में क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं, अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं, और क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन पे कौन सा बॉन्ड काम करता है, पेप्टाइड बॉन्ड काम करता है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या दिया गया है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह से हम इसको पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जोड़ देते हैं। दूसरा नंबर है डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए, इसमें दूसरे साइड आपको डीएनए दिख रहा है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको डीऑक्सीराइबोज दिख रहा है। तो डीएनए को डीएनए से हम मैच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डीएनए से डीएनए मैच करना कोई अर्थ का नहीं है। तो यहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे, दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो जो दूसरा है हमारा उसका दूसरा ही होगा, डीऑक्सीराइबोज होगा। और बचा हमारे पास क्या, तीसरा नंबर जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका होता है, डीएनए का होता है। तो इस तरह से आपका मैच द फॉलोइंग भी खत्म हो जाता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी चैप्टर का जो हमारा प्रश्न उत्तर है, यानी क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इसमें से एक ही क्वेश्चन आने वाला है। हमारे पास टोटल जो प्रश्न है वो है 5। पांचों प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं, और उसका जो हैंड रिटन नोट्स होगा आपको यहाँ पे दिखाई भी देगा। साथ में यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अदरवाइज यदि आपको इसका PDF चाहिए हैंड रिटन नोट्स का, तो आप हमें टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है विंध्य कोचिंग क्लासेस, जैसे ही सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और साथ में आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे 3 मार्क्स का। पहला है, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें पूछा गया है कि अमाइनो एसिड कौन कौन से हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, और साथ में एग्जाम्पल के साथ। तो उत्तर हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है तो थोड़ा सा हमें इसको ध्यान से समझना है और लिखना भी है। तो लिखने की समस्या ख़त्म है, आपके सामने ये उत्तर इसका दिख रहा है। आपको सुनना है, समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आपको समझ, ठीक है। तो समझिएगा, कहता है अमाइनो एसिड्स विच आर नीडेड फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स बट आर not synthesized by the human body are called essential amino acids। यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारे बॉडी के लिए, यानी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, ठीक है, लेकिन वो अमाइनो एसिड हमारे शरीर के अंदर बनता नहीं है, वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए यह एसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम से जाना जाएगा। इसका एग्जाम्पल 2 ही देना है, तो आप 2 बता सकते हैं, वैलिन और ल्यूसिन।
वैलिन एंड ल्यूसिन, दो इसके एग्जाम्पल हैं। ये ऐसे दो अमाइनो एसिड हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसी के साथ दूसरा इसी पे अटैच प्रश्न जो क्वेश्चन है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे कि अमाइनो एसिड्स विच आर नीडेड फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। देखिए, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन एसेंशियल टर्म जुड़ा है तो ये अमाइनो एसिड हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे शरीर के लिए यह भी ज़रूरी है, लेकिन यह हमारे शरीर के अंदर ही क्या होता है, बन जाता है, हमें बाहर से लेना नहीं पड़ता है। इस कारण इसे हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल दो आप लिख सकते हैं, ग्लाइसिन और एलेनिन। एस्पार्टिक एसिड भी इसी के अंतर्गत आता है जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, ये भी एक अमाइनो एसिड है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न का उत्तर हमने आपको समझाया और इसका हैंड रिटन नोट्स भी है। यदि आपको इसमें कहीं पे भी समस्या हो तो हमें वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है हमारा, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंट, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं आपको समझाना है, ठीक है। जर्नली आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह पे क्या होता है, जब कहीं पे कोई मर्डर हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो क्या होते हैं, सीआईडी वाले आते हैं, वहाँ से फिंगरप्रिंट उठाते हैं और फिर उसको चेक करते हैं और मुजरिम को पकड़ते हैं, जो क्रिमिनल्स होता है वो पकड़ा जाता है। तो उसी पे बेस्ड ये टेक्निक है हमारी यहाँ पे, ठीक है। इसी को आपको बताना है। इसको कैसे लिखेंगे तो आंसर आपके सामने है। चलिए मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप समझते भी जाइएगा इसका मीन्स क्या हो रहा है। कहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ अ लेबोरेटरी टेक्निक, ठीक है। ये लेबोरेटरी में ये एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है जो नॉर्मल जगह पे नहीं की जा सकती है। साथ में कहता है यूज टू इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन बायोलॉजिकल एविडेंस एंड अ सस्पेक्ट इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जब भी कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है तो क्या किया जाता है, जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं जैसे कि बाल हो गया, ठीक है, उंगलियों की छाप हो गई, तो इसको वहाँ से पिकअप कर लिया जाता है और जो सस्पेक्ट होता है उसके डीएनए के साथ या उसके फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच किया जाता है। तो जो सस्पेक्ट का फिंगरप्रिंट एविडेंस से मैच कर जाता है तो वो पकड़ा जाता है, ठीक है, और जिसका नहीं मैच करता वो छूट जाता है। तो यहीं पे ये कहानी है आपकी कि A DNA sample taken from a crime scene is compared with a DNA sample from a suspect. If the two DNA profiles do not match, then the evidence cannot have come from the suspect. DNA fingerprinting is also used to establish पैटर्निटी। अब यहाँ पे देखिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि करना क्या है, आपको फिंगरप्रिंट में क्या लिखना है। यहाँ पे यही बताना है कि जो हमारा बायोलॉजिकल एविडेंस होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, सस्पेक्ट को लेते हैं और दोनों के फिंगरप्रिंट को मैच करते हैं। जिसका फिंगरप्रिंट मैच हो जाता है वो पकड़ा जाता है, जिसका नहीं होता है वो छूट जाता है। और साथ में इस टेस्ट के माध्यम से, डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से हम पैटर्निटी टेस्ट भी करते हैं, यानी कि किसी भी पेरेंट्स को हम, यदि कोई भी बच्चा मान लीजिए खो जाए या कोई ऐसे दो पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हो कि उनका बच्चा है, तो उस बच्चे की जानकारी इस टेस्ट के माध्यम से भी की जा सकती है कि वो बच्चा किस पेरेंट्स का है, ठीक है। इसी को हम पैटर्निटी टेस्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो खत्म होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप इसको लिखेंगे अपने एग्जाम पे और अच्छे नंबर गेन करेंगे। तो आप लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स दैट इज लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ नियरली आइडेंटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, ठीक है। एक लंबी चैन होती है
हैं न्यूक्लियोटाइड की, और इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। और यही न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है, यहीं पे इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये क्या न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें शुगर कॉन्टेनिंग होता है, पेंटोज शुगर होता है, बेस होता है और फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। तो ये आगे की बातें हैं, अभी चर्चा करते हैं आगे। कहता है ईच न्यूक्लियोटाइड consist of a nitrogen containing aromatic base attached to a pentose 5 carbon sugar which is turn attached to the phosphate group। यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है, समझिएगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके पास होता है एक पेंटोज शुगर, दूसरा होता है आपके पास बेस, ठीक है। और बेस कैसा, नाइट्रोजनस बेस जिसे हम कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन होता है और पायरिमिडीन होता है। प्यूरिन में क्या आता है और पायरिन में क्या आता है, ये आगे हम देखेंगे इसी पे। और तीसरा है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है, इन तीनों के मिश्रण से बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड के मिलने से क्या बनता है, अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है। या आप न्यूक्लिक एसिड भी बना सकते हैं इस तरह से बोल के। जर्नली न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, आप डीएनए और आरएनए, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो कहता है ईच न्यूक्लिक एसिड कॉन्सिस्ट 4 of 5 possible nitrogen containing base A, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन्स। यहाँ पे देखिए एडेनिन और ग्वानिन जो होता है ये प्यूरिन्स के अंतर्गत आते हैं, जबकि यहाँ पे बताया गया आपको साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल ये पायरिमिडीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, जब डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये देखने को मिला होगा, ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, ATGC जो होता है हमारा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। फिर कहता है A and G are purines and C and T and U are uracils, है ना, सॉरी, uracils are called pyrimidines। After that all nucleic acids contain the base A, C and T, ACNGT, however is formed या found only at DNA while U is found in RNA। यहाँ पे ये बता दिया गया आपको कि जो U यानी यूरेसिल होता है वो हमारे RNA में पाया जाता है, जबकि DNA में क्या पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और हमारा थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाएगा तो वो बन जाएगा RNA। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले प्रश्न में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, गिव द प्रोटीन क्लासिफिकेशन एंड राइट इट्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब हमें प्रोटीन का क्या करना है, क्लासिफिकेशन देना है। तो देखिए ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो आपको बहुत ज़्यादा मैटर नहीं देना है, शॉर्ट में लिखना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे प्रोटीन क्या होता है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। एक बार हम रीड करते हैं और समझते जाते हैं इसको। कहता है पहले प्रोटीन के बारे में आप लिखेंगे कि प्रोटीन आर एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स विच आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। यानी कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स बड़ा मॉलिक्यूल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। कई सारे अमाइनो एसिड्स आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दिस इज द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। आफ्टर दैट वी कैन क्लासीफाई इनटू द ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यदि हम क्या करें, स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन को क्लासीफाई करें तो ये 3 तरह के आप देख सकते हैं, 3 तरह के बता सकते हैं। पहला है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन और तीसरा है इंटरमीडिएट प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा बताएंगे बेस्ड ऑन कंपोजिशन। यदि हम कंपोजिशन के बेस में बताएंगे तो प्रोटीन 2 तरह की कैटेगरी पे कैटेगराइज हो जाएंगे। पहली कैटेगरी होगी सिंपल प्रोटीन की और दूसरी कैटेगरी होगी कंजुगेटेड प्रोटीन की। तो देखिए इसमें भी आप सिंपल प्रोटीन पे क्या बता सकते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन्स हो गया, ग्लोब्यूलिन्स हो गया, हिस्टोन्स हो गए, ये हमारे सिंपल
प्रोटीन्स के अंतर्गत आते हैं। जबकि दूसरा कंजुगेटेड जो प्रोटीन होता है उसमें क्या क्या आएगा, जैसे फॉस्फोप्रोटीन्स हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो गए, ये सभी हमारे कंजुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं। बात आती है कि इसका इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस के लिए देखिए शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं इजीली। पहला आप बता सकते हैं ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, यानी कि जो प्रोटीन होते हैं वो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि हमारे बॉडी पे ग्रोथ या मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कॉजेस बायोलॉजिकल रिएक्शंस, तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए भी कारण बनते हैं। इसके लिए जैसे डाइजेशन जो हमारे शरीर में होता है, ठीक है, तो डाइजेशन पे प्रोटीन काम आता है, वर्क करता है। इसी तरह से आप बता सकते हैं एक्ट एज अ मैसेंजर, तो मैसेंजर की तरह भी प्रोटीन काम करता है। कैसे करता होगा भाई, तो ये समझ लीजिए कि सम प्रोटीन्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो हार्मोन्स होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैसेंजर होते हैं, एक जगह से निकल के दूसरे जगह पे जाते हैं बॉडी पे और अपना काम करते हैं, काम करवाते हैं। तो इस तरह से आप इसके क्या कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस भी प्रोटीन के लिख सकते हैं। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और लिखना कैसे है ये भी आप जान चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले लास्ट प्रश्न में। ये हमारे चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न है और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आराम से एक बार यदि आप याद कर लेते हैं तो 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, ये गारंटी है मेरी। चलिए प्रश्न क्या है, चलते हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है, और कितने डिफरेंस बताएंगे, 3 डिफरेंस ही आपको बताने। क्यों, क्योंकि 3 नंबर में आने वाला है। तो 3 नंबर का 3 मार्क्स का रहेगा, तो 3 आप पॉइंट बताएंगे, 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसमें से ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी हैं, जो आपको जर्नली याद भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप पॉइंट क्या बताएंगे, जो डीएनए होता है, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड। हमेशा जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, ये एक न्यूक्लिक एसिड है। जबकि आरएनए जो होता है, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। एक पहला की पॉइंट मिला कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है इट कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर। हमारा जो डीएनए उसका नाम ही है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पूरा नाम होता है डीएनए का। तो इसमें क्या आ रहा है, डीऑक्सीराइबोज आ रहा है। डीऑक्सीराइबोज क्या है, शुगर है, पेंटोज शुगर है। ओके, तो इसी तरह से आरएनए में क्या पाया जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, इट कंटेन्स राइबोज शुगर, क्योंकि हमारे आरएनए का नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो से राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इस तरह से आपको नाम से क्या मिल गया, 2 डिफरेंस मिल गए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले पे। अगला बता सकते हैं कि डीएनए इट इज द जेनेटिक एंड हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल्स। जो डीएनए होता है वो हमारे सेल का, या हमारे नहीं सभी के सेल का हेरिडिटरी या जेनेटिक मटेरियल होता है, जिससे हमारा जो पूरा कैरेक्टर होता है हमारे ऑफ स्प्रिंग पे ट्रांसफ़र होता है। यदि डीएनए नहीं होगा तो हमारे कैरेक्टर हमारे ऑफ स्प्रिंग पे नहीं जाएंगे। तो आरएनए में क्या लिखेंगे, आरएनए में लिखेंगे इट इज़ इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन हमारे शरीर में बनता है तो वहाँ पे आरएनए काम आता है। यदि आरएनए ना हो तो हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं बनेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं डीएनए के लिए, इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो डीएनए होता है हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। जबकि आरएनए में क्या लिखेंगे आप, इट इज़ द प्रेजेंट इन बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में हमारा आरएनए मिल जाता है हमें, जबकि डीएनए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को मिलता है। लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं, 5वां पॉइंट आप बता सकते हैं इट कंटेन्स थाइमिन एज अ नाइट्रोजनस बेस। जबकि आरएनए पे बताएंगे इट इज कंटेन यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन, यानी कि जो डीएनए होता है उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। कौन कौन सा हो जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। जबकि आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, बाकी 3 सेम रहते हैं। तो इस तरह से ये भी एक अंतर में काउंट किया जाता है। तो आई होप ये अंतर आपको याद हो गए होंगे और इस तरह से आपके इस चैप्टर को हमने आज ख़त्म कर दिया है। ये 15वां चैप्टर था। इस चैप्टर से सिर्फ आपको थोड़े से समय में पढ़ना है और 6 नंबर का आपको इसमें मार्क्स मिलना है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर पे अगले क्वेश्चन के साथ। तो आई होप इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा होगा और इसको क्या करना है, लाइक करना, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए, थैंक यू।